मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी और मेरे जैसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने पापा के दोस्त के बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पापा के दोस्त का बेटा फ़ौज में था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था। लेकिन कभी हमारी आपस में बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि बस एक दूसरे को देखकर कभी हाय हेलो हो जाती थी, वो भी सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ थीं। लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने मेरी माँ और हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई थी और हम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा था। इसलिए हम दोनों के घरानों में काफ़ी आना जाना था। जबकि मेरे पापा के दोस्त तो जिंदा थे, लेकिन मेरे पापा के दोस्त की पत्नी जिंदा नहीं थी। पापा के दोस्त भी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम रोहित था और उसे फौज में शामिल होने का बहुत शौक था और उसने अपने शौक को पूरा भी किया था। हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा था, हर कोई देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहता था। जिसको भी मौका मिलता था फौज में भर्ती हो जाया करता था। देश की सेवा करना हम लोग अपना धर्म समझते थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग देश की सेवा में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी देश की सेवा करते करते शहीद हो चुका था। मुझे पापा के दोस्त के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। हमारी इस मोहब्बत की खबर हमारे घर वालों को भी लग चुकी थी। हमारी खुशी की खातिर हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया और हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश कि बता नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की वही मुझे मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बस मुझे एक ही बात का दुख था कि रोहित मेरे पास बहुत कम रहता था। हमेशा ही रोहित बाहर रहता था, कभी कभी घर आता। घर में उसकी एक ही बहन थी और एक पापा। मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहती। कोई होली दिवाली कोई त्यौहार होता तब भी वो ना आता, तो मुझे त्यौहार की कोई भी खुशी नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर में वो दाखिल होता, मेरे लिए तो होली दिवाली का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती सवरती अपने पति के लिए, दिल से अपने आप को सजाती, सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती। फिर हम लोग जो समय साथ गुजारते वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता था। पर मेरी खुशी भरी जिंदगी में दुख ने डेरे डाल लिए जब हमें पता चला कि रोहित किसी ऑपरेशन पर गया था लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका कहना था कि रोहित शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। पर उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे और बर्फ अपनी जगह से सरक गई थी। अब उसकी तलाश करने के लिए न जाने कितने टन बर्फ उठानी पड़ेगी और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह की कहानी उस इलाके से पहले भी सुनी जा चुकी थी और मुझसे पहले भी कई औरतें थीं जिनके पति लापता हो गए थे और फिर सारी जिंदगी वापस नहीं आए थे। जाहिर है एक इंसान के ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाए तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल होता है। भला ये काम कौन करेगा। ये खबर सुनकर तो मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। इस 1 साल में भी वो सिर्फ 3 बार ही मेरे पास आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। रोहित को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके पापा जो कि बिस्तर पर पड़े हुए थे और हमेशा बीमार रहते थे, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि इतना ही बता दें कि मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम उसके लिए सब्र कर लेंगे, नहीं तो फिर हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन उन लोगों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में होता तो हमें मिल जाता। और माफ़ी के साथ ये भी कहा कि हम उसकी लाश नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो कितना बड़ा दुख होता है, और फिर आप उसकी आखिरी बार उसको देख भी ना पाएं, इससे भी बड़ा दुख होता है। अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तेरा इस घर में क्या काम है, तू वापस आ जा। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ नहीं गई, मैं अपनी ससुराल में ही रहने लगी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं उसके बाप की सेवा करती थी और उसकी बहन के लिए खाना बनाती, घर को संभालती थी। वो लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एहसानमंद थे और कहते कि बेटी तुम अपने घर चली जाओ, अगर तुमने किसी और से शादी करनी है तो कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था और फिर इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे ज़बरदस्ती गांव की पंचायत के पास ले गईं। उन्हें सारा मामला बताया गया। उन्होंने कहा, बेटी अगर इस तरह कोई मामला हो कि पति की मौत का पक्का पता न चले तो 4 साल तक इंतजार करने के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है। मेरी माँ ने कहा, तू हमारी इकलौती बेटी है, बेटा
तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगी, तेरी शादी एक अच्छे घर में कराऊंगी। इसीलिए तो मैंने तेरी शादी रोहित से कराई थी, क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए और वो अपनी मोहब्बत से दूर न रहे। लेकिन अब 5 साल से तुझे ऐसी विधवाओं की सी जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है तू समझ नहीं सकती। और तेरे बाप की आत्मा भी तड़पती होगी। बस तू अब दूसरी शादी कर ले, रोहित अब नहीं आएगा। अरे पगली, 5 साल हो गए हैं, कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है क्या? मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो इस दुनिया में होता तो वो जरूर आ जाता, लेकिन वो नहीं था, इसीलिए तो मेरे पास लौटकर नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मेरी माँ ने रो रो कर खुद को बिस्तर से लगा लिया और कहा कि इसे मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही पूरी कर दे। मेरे ससुर ने भी कहा कि बेटी तुम शादी कर लो, हमारा बेटा लगता है अब इस देश पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि रोहित शहीद हुआ है, उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। मैं रातों को उठकर रोती थी। मुझे रोहित सपनों में नजर आता था, वो भी मुझसे यही कहता कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। रोहित के चाचा का एक बेटा था जो रोहित की ही उम्र का था, और वो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाया करता था। मेरी माँ ने भी कसम खा ली थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी और फौजी से नहीं कराऊंगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से करवाऊंगी जो बस इधर ही कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उसका नाम रचित था। ये रोहित का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों से भी बढ़कर थे। बचपन में एक दूसरे के साथ खेले भी थे। मैं भी तो उनके साथ खेला करती थी, क्योंकि रोहित का तो हमारे घर आना जाना था ही बचपन से। मैं भी बचपन में रोहित के घर चली जाया करती थी और वहीं पर रचित से मेरी मुलाकात हो जाती थी। हम तीनों मिलकर खूब खेला करते थे। मैं रचित को अच्छी तरह जानती थी। अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने रिश्ते की बात उससे की तो उसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वो रोहित की विधवा को सहारा देना चाहता था। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो रोहित का दोस्त था। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और रचित भी जानता था कि मैं रोहित से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या ये बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा कि पागल, ये बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए लोगों के साथ भला कौन सी बेवफाई होती है। और फिर मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। रचित से जब मेरी शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझसे कहा था कि मुझे रोहित की मौत का बहुत बड़ा दुख है। वो अच्छा इंसान था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उसकी जगह पर तो आ गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल नहीं मान जाता तब तक मैं तुमसे दूर रहूँगा, तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो इस घर में आज़ाद होकर रह सकती हो। मुझे रचित की ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और समय इसी तरह गुजरने लगा। समय के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और पति पत्नी का रिश्ता बना लिया। मुझे भी एहसास होने लगा था कि अब रोहित कभी वापस नहीं आएगा और मेरी जिंदगी रचित के साथ ही है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। रचित के साथ रहते रहते अब मुझे पूरा 1 साल होने वाला था। हम लोगों में वैसा ही संबंध बन गया था जैसा मेरा और रोहित के साथ था। हम इसी तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे थे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे, और वो भी मुझसे अपनी सारी बातें बताया करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने ग्राहक आए, आज इतनी कमाई हुई, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई अच्छी चीज़ लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरी भी बनवाई थी, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हो गई थी कि बस बहुत ही सादगी से हुई थी। पर रचित ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ खाली ना रहें। उसने मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई थीं, और उसने कहा था कि इनको हमेशा पहन कर रखना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही ज़िंदगी है, गुजर ही जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, या जिनकी जीते जी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी किसी भी चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, अचानक से ही उसको सब्र आ जाता है, नई चीज़ों में जाकर वहीं का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी जिंदगी एक घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते ही वो किसी पराए घर को अपना समझने लगती है, और अगले ही दिन से वो कहना शुरू कर देती है कि अपने घर जा रही हूँ।
इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी रोहित अब भी जिंदा था, लेकिन अब मेरा पति रचित था और मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी उसी के साथ गुजरनी है। ये जिंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। एक दिन सुबह सुबह रचित उठा तो बहुत ही खुश था। उसने कहा कि आज मेरी सालगिरह है और रचित की ये सालगिरह मेरे साथ पहली सालगिरह थी, तो आज के दिन वो खूब अच्छी तरह से इसे मनाना चाहता था। मैंने कहा, आज के दिन क्या स्पेशल करोगे? तो उसने कहा कि मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊँगा, तुम्हें आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही लाल वाला जोड़ा पहन लेना जो तुमने हमारी शादी वाले दिन पहना था। लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने लाल रंग का जोड़ा पहना तो था, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा कि ठीक है, और जब वो काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने रचित को अपना पति स्वीकार कर लिया है और अब मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा कि रचित इतनी जल्दी कैसे आ गया? लगता है शायद कोई चीज़ भूल गया होगा। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने का दृश्य मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। सामने रचित नहीं बल्कि रोहित खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो कितना बीमार रहा था या किसी ऐसी जगह पर रहा था जहाँ पर उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था। लेकिन मैं उसको फ़ौरन पहचान गई थी, ये तो रोहित ही है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वो एकदम से मेरे पास बढ़ा तो मैं एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। मुझे याद आ गया कि अब तो मैं रचित की पत्नी हूँ, रोहित की नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? उसने कहा, क्या बात है? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं सालों बाद आया हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता है मैं कहाँ था? कितनी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रचित के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम रचित के घर पर मिलोगी। मैंने रोहित से कहा कि अंदर आ जाओ, अंदर आकर बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जिंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा था। रोहित ने मुझे बताया कि मैं बहुत ही बुरे हालात में था। मैं एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहां पर लोगों को मेरी भाषा भी नहीं आती थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी न जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थीं। उन्हीं लोगों ने मेरा इलाज किया। वो कोई जंगली लोग थे और अब वो मुझे वापस नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ था। उन्हें लगता था अगर मैं वहाँ से निकल गया तो मैं उनके रहने की जगह को सब लोगों को बता दूंगा और उनके रहने की जगह पर सब लोग पहुंच जाएंगे और उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अजीब थे। सदियों से उनका कबीला उस घने जंगल के बीच में रह रहा था और फिर मैं भी वहीं पर रहने लगा। एक दिन मौका देखकर मैं वहां से भाग निकला और बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ। इसीलिए सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हिंदुस्तान की हदों से निकलकर किसी और ही इलाकों की हदों में चला गया था और वहां से घूमता हुआ खुद को बचाता हुआ वापस हिंदुस्तान आया हूँ, क्योंकि मैं एक फौजी था। मुझे बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। आज रोहित मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या खाओगे? रोहित कहने लगा, जो भी खिलाओगी वो खा लूँगा। मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा, तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी तो नहीं खाती थीं। जो चीज़ मैं खाता था वही तुम पकाया करती थीं। आज तुमने ये क्या पकाया है? वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे, लेकिन शायद उसे इस बात का सुकून था कि वो घर वापस आ गया है। अब मैं उसे क्या बताती कि अब ये घर उसका नहीं था। मैंने कहा कि बस ऐसे ही बना लिया। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, इधर आकर मेरे पास बैठो। जब मैंने मना किया तो वो अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं इतनी दूर से आया हूँ इतने सालों बाद और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? भूल गई हो मुझे? भुला दिया तुमने मुझे? ये तो याद रखती कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और तभी रचित घर में दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूल थे।
वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाया था। उसने मुझे देखा और जब रोहित को देखा तो फूल उसके हाथ से छूटकर गिर गए। रोहित उसके गले लगा और उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। रचित का व्यवहार भी अब मेरी तरह होने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहीं पर आ गईं, क्योंकि उनको भी सामने वालों ने बता दिया था कि रोहित पूछता हुआ आया था। रोहित का नाम सुनकर मेरी माँ परेशान हो गई होगी कि वो कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब बहुत खुश थे। वो भी दौड़े दौड़े रचित के घर चले आए थे। लेकिन जब सबको मेरा ध्यान आया और मेरा मामला रोहित के सामने लाया गया तो रचित के साथ साथ रोहित के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। उसने कहा, ये मेरी पत्नी है। मैं इसको अपनी पत्नी छोड़कर गया था। मैंने इसको तलाक नहीं दिया है। ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? रोहित ने मेरी तरफ देखा और कहा, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? बस इतनी ही मोहब्बत थी? मैं कुछ दिनों के लिए गायब किया हुआ तुमने किसी और से शादी कर ली और उसके साथ रहने भी लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ शादी कर ली तुमने। बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थीं। मुझसे कहा था ना कि तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तो बस इतना सा इंतजार था और ख़त्म हो गया सब। तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। मैं भी तो इतनी दूर था, बुरे हालातों में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा, ये सोचकर कि तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और देखो, सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने की बजाय तुम्हारे पास आया, अपने बाप को देखने की बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रोहित चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रहा था कि आप सबने ये सब कैसे होने दिया? ये मेरी पत्नी थी, इसको किसी और से शादी क्यों करने दी? ये तो हमेशा मेरी ही पत्नी रहेगी, क्योंकि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं, आप सबकी मौजूदगी में। आप सब गवाह हैं इस बात के। उसने कहा, आप सब लोग ये कैसे कर सकते हैं? ये मेरी ही पत्नी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊँ, चाहे 15 साल बाद आऊँ। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि अगर पति लंबे समय तक गायब रहे तो पति पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। इसीलिए तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया है और ये शादी भी हम सब ने ज़बरदस्ती कहकर करवाई थी। पंचायत ने भी कहा था कि ये शादी कर सकती है, क्योंकि इसने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया था और इतने लंबे समय तक अगर पति ना आए तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। ये पंचायत का फैसला था। लेकिन रोहित चिल्ला पड़ा कि मैंने इसको तलाक नहीं दी थी, ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है। इतने में एक बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे, हाँ, ये बात तो यहाँ पर सोचने वाली है। अगर पति लंबे समय तक दूर रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन जब 4-5 साल के बाद पति वापस आ जाए तो पत्नी उसी की शादी में आ जाएगी और उसी की पत्नी मानी जाएगी। यानी पहले पति के साथ ही रहेगी और उसके दूसरे पति के साथ उसकी शादी खत्म हो जाएगी। और इसका साफ साफ मतलब है कि रोहित, अब तुम ही इसके पति हो और रचित, अब तुम्हारा इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो। इस संबंध को ख़त्म करने के लिए किसी भी जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनते ही रोहित के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन रचित के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किस बात की सज़ा मिली है? मेरे साथ ये सब कुछ क्या हुआ? आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि रोहित इसका पहला पति है और उसकी पत्नी मानी जाएगी। मैं भी हैरान परेशान खड़ी थी। जब मेरी माँ मुझे पंचायत के पास लेकर गई थी तब मुझे भी आधी अधूरी बात ही पता थी। मुझे सारी बातें पता नहीं थीं कि अगर बाद में मेरा पति वापस आ गया तो वही मेरा पति रहेगा, रचित से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मुझे पूरी बात बताना चाहिए थी, पर मेरी माँ ने उन्हें अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दिया था और वो भी शायद बताना भूल गए थे। काश कि उन्होंने उस समय मुझे पूरी बात बताई होती, लेकिन रोहित के वापस आने का कोई आसार भी तो नहीं थे। सब जानते थे, पूरा गांव जानता था। उसके अपने माँ बाप ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी कि मैं रचित से शादी कर सकती हूँ। मैंने 5 साल तक उसका इंतजार किया था। रोहित ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। उस समय तुम ज़्यादा ही परेशान रही होगी और सब तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद ही तुमने रचित से शादी की होगी। रोहित मेरा हाथ पकड़कर घर ले जाने लगा और तभी रचित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, ऐसे कैसे? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ रहेगी। रचित और रोहित दोनों आपस में झगड़ने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसके लिए 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं।
सबने रचित को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तुम एक तरफ हो जाओ। मैं रोहित के साथ चली गई। मेरी हालत बहुत ही अजीब सी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित ने कहा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ? फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना कानून का पालन करने का, कि पति लंबे समय तक दूर रहे तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। अब तुम्हें कानून का पता चल गया ना कि मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं ही अब तुम्हारा पति हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ शादी की। कहने को वो मेरा भाई है, मेरा कजन है, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा था, हमेशा भाई समझा। लेकिन उसने जो किया शायद कोई सगा भाई भी अपने सब भाई के साथ न करता। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, हमें वही धोखा देते हैं। मैं रोहित के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि वो इतने साल बाद बहुत ही बुरे हालातों में काट कर वापस आया था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में हर वक्त गुस्सा दिखाई देता, उसके शब्दों में जहर घुला रहता। उसे मुझ पर गुस्सा था, उसके अंदर की मर्दानगी उबाल मार रही थी। जाहिर है उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था कि उसकी पत्नी 1 साल तक किसी दूसरे मर्द के साथ रही थी। मैं समझ सकती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उसके दिल में मेरी मोहब्बत जगने लगी। उधर रचित बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता, मुझे फ़ोन करता, लेकिन रोहित ने मेरा फ़ोन ही तोड़ दिया था। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो खुद उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर लोगों की बात ठीक थी तो फिर रोहित ही अब मेरा पति था। मेरे किसी और के साथ संबंध रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन मैं अंदर से बहुत बेचैन थी, सारी सारी रात रोती थी। ये सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी तो नर्क बनकर रह गई है। ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती और फिर रोहित वापस आ जाता तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिस दिन सारा सब कुछ ठीक होने लगा था, उसी दिन सारा सब कुछ फिर से ख़राब हो गया। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं रोहित के साथ 3 महीने रही। जब एक दिन रचित घर आ गया और उसने कहा, मुझे मेरी पत्नी वापस करो। उसकी हालत बहुत ही अजीब सी थी। वो एकदम दीवाना सा लग रहा था, बहुत ही दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने ऊपर जुल्म किए थे, खुद को तकलीफ पहुंचाई थी, खाना पीना भी ठीक से नहीं किया था। उसका घर सूना हो गया था, मेरे बगैर वो रह नहीं सकता था। मैं तो बाहर नहीं आई थी। मुझे रोहित ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा और फिर गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उन्होंने रचित को समझाया कि अब तुम इसके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। रचित और रोहित आपस में झगड़ रहे थे और तभी अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। रोहित मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है। मैं बहुत परेशान हुई थी ये खबर सुनकर, क्योंकि इस बच्चे का बाप कौन था मुझे पता नहीं था। मैं रचित के साथ रह रही थी, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2 ढाई महीने से अब मैं रोहित के साथ रहने लगी थी और डॉक्टर के मुताबिक मेरी प्रेगनेंसी भी 2.5 महीने की ही थी। और इसका मतलब बच्चे का बाप कौन था किसी को पता नहीं था, और ये तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता। रचित ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, तुमने अपनी पत्नी को रखना है तो रख लो, मैं दिल पर पत्थर रख लूँगा, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूँगा। रोहित ने कहा, बच्चा भी मेरा है और पत्नी भी मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा तो, और मेरी पत्नी का नाम भी मत लेना। लेकिन रचित बार बार मेरा नाम लेने लगा। उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाथापाई पर उतर आए थे दोनों। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अब मेरे ससुर ने भी मुझे ताने देना शुरू कर दिए और मेरी ननद भी कहने लगी कि तुम्हारे लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से बढ़कर हो गए हैं, सिर्फ वो तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही शौक चढ़ा था शादी करने का, पहले पति की पत्नी बनकर बैठना था। जब मोहब्बत की तो बड़े बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। रचित ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा, मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। मैं बहुत परेशान थी कि कहीं ये सचमुच मेरे बच्चे को ले न जाए। और उधर रोहित ने भी अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि अगर ये बच्चा रचित का है तो फिर हम ये बच्चा उसको दे देंगे।
यानी कि दोनों ही सूरत में मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थीं। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी। अगर मेरी कोख में बच्चा न होता तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। मुझे रचित ने किसी और नंबर से व्हाट्सएप मैसेज किया। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहिए, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने रोहित को भी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं एक माँ बन चुकी थी। मैं दोनों की पत्नी बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर सोच रही थी। और फिर आखिर समय आ ही गया कि उस बच्चे को पैदा होना था। उसी समय टेस्ट करके ये पता लगा सकते थे कि इसका बाप कौन है। लेकिन जब मेरी डिलीवरी का आखिरी समय आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान का बच्चा नहीं है, कोई जानवर का बच्चा है। उसकी त्वचा बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई पेड़ की छाल होती है। उसको जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या दोष था? क्या ये मेरी सज़ा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी थी। दरअसल ये तो उन दोनों की सज़ा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई मुझसे बच्चा छीन लेना चाहता था तो कोई उसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा रचित का था, लेकिन अब उसने बच्चे को लेने से मना कर दिया और रोहित ने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। और फिर रचित तो हमेशा हमेशा के लिए ही गायब हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। अब उसने उस अजीब से बच्चे को रखने से मना कर दिया था और शहर से ही हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन जब मैंने रोहित को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा कि ताकि तुम रचित के पास वापस चली जाओ। मैंने कहा कि तुम तो कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसने कहा अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो तुम उसके साथ कभी भी शादी नहीं करती, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा कि तो तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक तुम मुझे छोड़ सकते हो। रोहित ने मुझे तलाक दे दिया और मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं अपने बच्चे को पालती हूँ। दुनिया उसके बारे में जो भी बोलती रहे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है, मेरे लिए ये मेरी जान है, मेरा सबसे प्यारा बेटा है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये बच्चा कुछ ही समय तक जिंदा रह पाएगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी जी जान से अपने बेटे की सेवा और परवरिश करूंगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरे पास रहे। मेरी ज़िंदगी का मकसद और सिर्फ यही है। कभी कभी सोचती हूँ इस सब में मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।